प्यारे बच्चों, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होना बाकी है। एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया है जिनका नाम है प्रिंस किंग 627। इनके द्वारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि सर इसका आंसर बता दीजिए। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा क्या है, व्याख्या करें। सिक्किम का भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया। भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति एवं कार्यों को लिखें। और यहाँ लास्ट में लिखा है कि सर ये प्रश्न का उत्तर का वीडियो बनाइए ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। मैंने इसका आंसर तैयार कर लिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा क्या है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा का संबंध बाह्य खतरों के साथ अन्य खतरनाक खतरों से होता है। दूसरा है, गैर परंपरागत सुरक्षा में सैन्य खतरे को ही नहीं अपितु मानवीय अस्तित्व पर प्रहार करने वाले व्यापक खतरों एवं आकांक्षाओं को भी खतरनाक समझा जाता है। तीसरा पॉइंट है, गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी हो सकते हैं। गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में देश के नागरिकों से विदेशी सेना के साथ साथ अपने स्वयं के देश की सरकारों से बचना जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन उनका था प्रिंस जी का कि सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता से कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत श्रेणी में आता है। आज आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं अपितु विश्व के सभी देशों के लिए खतरा बना हुआ है। 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर आतंकवादी हमले से यह सिद्ध होता है कि यह विकसित देशों की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकता है। आतंकवाद में जानबूझकर नागरिकों, विमानों, महत्वपूर्ण इमारतों, रेलगाड़ियों, बाजार आदि में बम रखकर वहां तबाही लाने व आतंक फैलाने का प्रयास किया जाता है। आतंकवादी संगठन बल प्रयोग की शक्ति के माध्यम से विभिन्न देशों पर आक्रमण करना चाहते हैं। दक्षिण एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका जैसे देशों की प्रमुख समस्या यह है कि आतंकवाद पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जाए। यह अत्यंत दुखपूर्ण विषय है कि कुछ देश इन आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था इनका कि सिक्किम पर भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखिए। तो स्वतंत्रता के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका अभिप्राय यह था कि जब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का दायित्व तो भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा योगयाल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की जनसंख्या में एक बड़ा भाग नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोगयाल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन वर्ग का शासन उन पर लाद रहा है। योगयाल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से सहायता मांगी और भारत सरकार का समर्थन प्राप्त किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद अप्रैल 1975 में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोगयाल ने इस निर्णय को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। इनका चौथा क्वेश्चन था, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा,
मिश्रित अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार से एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों को नियोजित अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों, मुक्त बाजारों के साथ राज्य के हस्तक्षेप या निजी उद्यम को सार्वजनिक उद्यम के साथ मिश्रित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ना तो शुद्ध पूंजीवाद है और ना ही शुद्ध समाजवाद, बल्कि दोनों प्रणालियों का मिश्रण है। इस व्यवस्था में हमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम दोनों द्वारा संचालित होती है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया क्योंकि पहला पॉइंट है इसका पर्याप्त स्वतंत्रता। तो यहाँ पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था भी विभिन्न आर्थिक इकाइयों को पर्याप्त स्वतंत्रता की अनुमति देती है। उपभोक्ता अपनी आय का अपनी इच्छानुसार निपटाना करने के लिए स्वतंत्र। हालांकि सरकार मौद्रिक, राजकोषीय और वाणिज्यिक नीतियों के माध्यम से इन निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। बी पॉइंट है उत्पादन के कारक अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि सरकार फिर से चुने हुए व्यवसायों को विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने का प्रयास कर सकती है। सी पॉइंट है इसका सर्वोत्तम संभव उपयोग खोजने के लिए निजी पहल को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिकतम कल्याण। तो राज्य श्रमिकों और अन्य नागरिकों को अधिकतम कल्याण प्रदान करने का प्रयास करता है। तीसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आधुनिक प्रौद्योगिकी और पूंजी बचत पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन और लाभ संभव हो सकता है। चौथा है संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए आर्थिक योजना बनाती है। इस प्रकार कमी से बचा जाता है, उत्पादन दक्षता बढ़ती है और चक्रीय उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन था इनका भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति एवं कार्यों को लिखे। तो इनकी उत्पत्ति है, मूल संगठन है कि भारतीय किसान यूनियन मतलब BKU शॉर्टकट में बोलेंगे की स्थापना 26 अक्टूबर 1978 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने 1779 में 6th लोकसभा चुनाव जीता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। उद्देश्य इसका क्या था? तो किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इसके कार्य हैं, पहला कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP। तो BKU MSP में वृद्धि और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है। कृषि ऋण माफी। तो BKU किसानों के ऋण माफी की मांग करता है और कर्जदारों को राहत दिलाने के लिए काम करता है। तीसरा है बिजली और पानी की सुविधाएं। तो BKU किसानों को सस्ती और सुलभ बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन करता है। फिर है कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य। तो BKU किसानों के लिए कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। कृषि में सुधार। तो BKU किसानों को आधुनिक तकनीकों और कृषि पद्धतियों से परिचित कराने के लिए कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट है किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता। तो BKU किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें संगठित करने का काम करता है। तो ये इनके सवाल थे जिनका आंसर मैंने बता दिया है। परीक्षा उपयोगी हो सकता है, एक नज़र जरूर इसको देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।